नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देखते हैं भारत समाचार। आज की डिबेट दल बदलुओं पर हमारी आधारित है। देखिए, दल बदलुओं का क्या हुआ, ये क्वेश्चन मार्क है। ये एक ऐसा सवाल है जो यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हर किसी की जुबान पर है, यानी कि वो नेता जो चुनाव से पहले अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए थे, उनका क्या हाल हुआ है। यूपी चुनाव में दल बदल करने वाले 21 नेताओं में से सिर्फ 4 को ही जीत हासिल हो पाई। बाकी सभी नेताओं को चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जनता ने दल बदल करने वालों को सिरे से नकार दिया और इसीलिए लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिरकार दल बदल करने वाले नेताओं का हुआ क्या है। और इसी पर हमारी खास चर्चा है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाए, सबसे पहले जो हमारे खास मेहमान डिबेट में शामिल हो रहे हैं उनसे भी से आपका तारुफ करवा देते हैं। शबनम पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। शबनम जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रुद्र प्रताप दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रुद्र जी। अगले मेहमान प्रभाकर पांडे थोड़ी देर में हमें वो ज्वाइन करेंगे। जब वो आएंगे तो उनसे हम कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आएंगे तो उसको लेकर सवाल होंगे। लेकिन आज की बहस में एक टैगलाइन सबसे अहम है कि आखिरकार दल बदल करने वाले नेता कहां हैं। और उन दल बदल नेताओं की एक लिस्ट आपको जरा पहले सबसे पहले डिबेट में ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो गए 2022 के चुनाव से पहले, लेकिन ये चुनाव हार गए। धर्म सिंह सैनी ये भी सपा में शामिल हो गए, लेकिन ये भी चुनाव हार गए। सुप्रिया आर्यन ये भी शामिल हुई सपा में, लेकिन ये भी हार गई। विनय शंकर त्रिपाठी सपा में शामिल हुए और चुनाव हारे। तो ये वो 4 ऐसे बड़े और प्रमुख नाम हैं जो इस बार चुनाव हारे और इनके नामों को लेकर काफी चर्चा भी चली है। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे रहे, हालांकि कुछ लोग जीते भी हैं जिन्होंने दल बदला। उनके नाम देखिए, आदित्य सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन चुनाव वो जीत गई। इस बार रायबरेली की सीट से थी। और इसी के साथ देखिए, अनिल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, ये भी चुनाव जीत गए। दारा सिंह चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में गए, हालांकि इन्होंने अपनी सीट पर जीत यहां पर काबिज कर ली। तो ये वो प्रमुख नाम है, ये प्रमुख चेहरे हैं जो इस बार का चुनाव जीते। और 4 कुल ऐसे चेहरे हैं जो 21 दल बदलुओं में से इस बार का चुनाव जीत पाए हैं। तो एक करके देखिए, वो नाम हमने आपको दिखा दी। दल कौन सा, उनका नेता का नाम क्या, नतीजा क्या निकला इस बार के 22 के चुनावों में, और इसी मसले पर हम अपनी चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा को ओपन करने से पहले सबसे पहले अपने एक मेहमान से ओपन विभाग, सबसे पहले शबनम पांडे जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन दल बदलू जब नेता गए आपकी पार्टी को छोड़कर तो उन्होंने कहा कि यहां पर तो अविश्वास था। तो क्या विश्वास कायम नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी? हालांकि खामियाजा भुगता है उन्होंने। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ, दल बदल 2 तरह के नेता करते हैं। एक निश्चित तौर पे जो कि जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी में अगर उन्हें लगता है कि जनता के लिए वो उतनी बेहतर तरीके से जनता के साथ खड़े नहीं हो पाते तो वो इन कारणों से करते हैं। और एक होते हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दल बदल करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में दल बदल कर सकते हैं, ये अधिकार है। तो इस अधिकार का हर कोई उपयोग करता है, कोई उसका दुरुपयोग करता है। इसमें बहुत से ऐसे नेता हैं जो मंत्री पद पे रह के तमाम पार्टियों में दल बदल करके जाते आते हैं और वो किसी जाति विशेष का ठेकेदारी भी ले लेते हैं और किसी समुदाय का कि हम उसके ठेकेदार हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, और उनको वो बरगलाना चाहते हैं कि हम इधर से उधर जाएंगे तो मेरे साथ हमारी जनता भी जाएगी। पर निश्चित तौर पे इस बात का स्वागत किया जाएगा कि जनता ने ऐसे दल बदलू नेता जो अपने पुत्र पुत्री या पुत्र वधू इन सबों को टिकट दिलाने के लिए तो आपका कहने का मतलब क्या है शबनम जी की मौका परस्त राजनीति थी ये दल बदलने की? शबनम जी आपको क्या लगता है? मैंने बार बार कहा कि सभी दल बदल वालों को हम मौका परस्त नहीं कह सकते, उनको कह सकते हैं जो अपने परिवार को टिकट दिलाने के लिए, अपने को मंत्री पद दिलाने के लिए और अपना अस्तित्व खतरे में देखते हुए जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जनता के हित में जाते हैं। तो जिन लोगों ने, जैसे आप देखिए अदिति सिंह ने शुरुआत से ही, जब पिछली बार वो विधायक बनी थी, शुरुआत से उन्होंने
आवाज उठाई थी, कांग्रेस में रहते हुए खिलाफत की थी, और इस बात को कांग्रेस ने कहीं भी संज्ञान में नहीं लिया, और फिर वो हमारी पार्टी में आई। तो ऐसे लोगों का स्वागत करेंगे, क्योंकि वो जनता की आवाज उठाती रही और फिर हमारी पार्टी में आई, तो जनता ने भी इस बात को स्वीकारा और उन्हें जिताया। लेकिन वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूरी टीम जो अहंकार में डूबी कहती है कि हम जहां जाएंगे वहां सरकार बनाएंगे, और वो लगातार किसी न किसी पार्टी में रह के मंत्री पद हासिल करते रहे। चलिए मैं आपके पास आऊंगी, मैं अभिषेक बाजपेयी जी का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक जी देखिए, आपके पास स्वामी, सैनी, दारा, ये वो बड़े नाम थे अभिषेक जी, जो लग रहा था कि इस बार आपकी पार्टी के लिए अच्छा खासा कमाल करेंगे और ओबीसी वोट बैंक जो है वो आपके पाले में सबसे ज्यादा आ जाएगा, लेकिन क्या ये कमाल नहीं कर पाए? ये वही दल बदलू तो हैं, हालांकि दारा सिंह जीते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सबसे बड़ी चीज की अभी शबनम जी जो बोल रही थी, जब तक भारतीय जनता पार्टी की कोई व्यक्ति बात करता रहे तो बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, वो जनता की बात करता है। दूसरे की पार्टी में जाए तो मतलब वो जनता की आवाज नहीं उठाता है और वो अपराधी हो जाता है, वो दूषित छवि का हो जाता है, दूषित मानसिकता का हो जाता है। यह तो भारतीय जनता पार्टी की शबनम जी ही कह रही है, इस बात को आप समझिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, आज हमें यह भी देखिए, समाजवादी पार्टी अपने मंथन के साथ साथ यह भी देख रही है कि क्या अब जनता के मुद्दे प्रगाढ़ नहीं रह गए हैं, या बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं वो प्रगाढ़ नहीं रह गए हैं, महंगाई के मुद्दे प्रगाढ़ नहीं रह गए, या सिर्फ हिंदुत्ववादी या फिर राम के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाना रह गया है। अगर इन्होंने काम किया होता भारतीय जनता पार्टी ने, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पूरे केंद्रीय नेतृत्व को उतर करके ना आना पड़ता। वही योगी जी के काम के नाम पे वोट मांगते थे, फिर आकर के मोदी जी के नाम पे वोट मांगने लगे। आप देखिए कैसी भारी विडंबना है। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो इसका मतलब जब दूसरी इंजन योगी आदित्यनाथ जी का फेल हो गया, तब पूरे केंद्रीय नेतृत्व को उतर के आना पड़ा। और तो और इनके यहाँ के उप मुख्यमंत्री बाकायदा चुनाव हार गए, तो एक नहीं कई सारे इनके मंत्री चुनाव हारे हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है। देखिए, जनता की सेवा करने के लिए सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और जनता की बात और जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मेरा वापस से प्रश्न यही है कि जनता को भी मंथन करना पड़ेगा कि क्या अब मुद्दे प्रगाढ़ नहीं रह गए हैं, सिर्फ हिंदूवादी जातवादी सिर्फ यही मुद्दे रह गए हैं क्या? चलिए, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ हिंदूवादी जातिवादी मुद्दों को ही जनता ने यहाँ पर चुना है, लेकिन एक देखिए बड़ा सवाल यही कि जब दल बदला जाता है, जब कोई भी नेता दल बदलता है, तो आरोप देखिए सबसे पहले यही उठता है कि क्या उन्हें पार्टी में वो जगह नहीं मिल रही थी जो वो चाहते हैं, क्या उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। आपकी पार्टी में भी कई बड़े चेहरे आए। शिवांगी जी, एक छोटी सी मैं बात कहना चाहता हूँ। अगर पार्टी में लोगों की सुनी जा रही होती या फिर जगह मिल रही होती, तो क्यों इनके विधायकों को बाकायदा विधानसभा में धरना देना पड़ता? अगर देख ले या फिर नहीं, देखिए ये आपको इसके बारे में भी आपको बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल करेंगे हम। क्यों आखिर सभी विधायकों ने बारी बारी से प्रश्न चिन्ह उठाए? सबसे पहले तो हमें स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान ही याद आ जाता है जिसमें कहते हैं मैं जहां जाता हूं वहां पर सरकार बनती है। उनको तो इतना घमंड शायद था कि वो जहां जाएंगे वहां सरकार बन जाएगी। बसपा छोड़ बीजेपी में आए, बीजेपी छोड़ अब सपा में चले गए। जब उनको लगा, उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आ रही है और हम जहां जाएंगे वहां सरकार बनेगी। तो क्या इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? देखिए, हर व्यक्ति जो जनता के बीच होता है, जो जनता की बात उठाता है, जनता के मुद्दों पर बात करता है, उसको हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जहां पे रहूंगा जनता के मुद्दों को उठाऊंगा और जनता हमें प्यार आशीर्वाद देगी। वो बात अलग है कि ठीक है, इस बार देखिए हार जीत चलती रहती है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव नहीं हारे या इंदिरा गांधी जी चुनाव नहीं हारे? सभी लोग चुनाव हारे हैं, लेकिन जनता की बात प्रगाढ़ता से उठाने के लिए सब लोग तत्पर हैं और जनता चलिए देखिए, यहाँ पर बिल्कुल हार जीत का फासला तो बहुत लंबा यहाँ पर इस बार भी रहा, लेकिन आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा कमाल किया, नो डाउट। सीटें बढ़ाई आपके बहुत अच्छी मजबूती के साथ। का मौका दीजिए जी शबनम जी, बोलिए। पार्टी पे कुठाराघात किया जी, बोलिए शबनम जी, बोलिए। देखिए, सबसे पहली चीज कि जनादेश को जिस तरीके से ये उस पर असम्मान प्रकट कर रहे हैं कि जनता को समझना चाहिए, जनता मुद्दे पर नहीं लड़ी, तो निश्चित तौर पे जनता इनको इसी के सबक सिखाती रही है, क्योंकि ये किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। हार इनकी नीतियों की वजह से हुई, इनके रणनीति की वजह से हुई। जी, अगर आप जनता के जनादेश की बात करती तो शायद आपके यहाँ पे उप मुख्यमंत्री से लेकर के कितने सारे लोग चुनाव जीत चुके होते।
अगर जनता के जनादेश की आप बात करती 325 सीटें आपने पाई थी, उसके नीचे आप आकर के ना गिरती आकर के। अगर आप जनता के जनादेश पे बात करती तो 60 टेलू जी का लड़का आज जेल के अंदर होता और खुशी दुबे जेल के बाहर होती। अगर आप जनता के जनादेश की बात करती तो महंगाई के मुद्दे पे आप बात करती। जनता के जनादेश की अगर आप बात करती तो बेरोजगारी पे आप बात करती। अगर जनता के जनादेश की बात करती तो एम्बुलेंस सेवा में जो रहे उनकी नौकरियां खाने का आप काम न करती। अगर जनता के जनादेश की बात करते तो जो लोग गौसेवावासी हो गए हैं, जो मर चुके हैं, उनके आपके मंत्री बैठ करके उनके रोजगारों को ना छीन रहे होते। अगर आप जनता के जनादेश पे बात कर होती तो शायद मुझे लगता है कि आपके यहाँ पे 3.5 ऊपर जाकर के पहुंच चुके होते। अभिषेक जी की करके अपनी बात रखिए। लगातार मंत्री पद पे नहीं, वाजपेयी जी को बोलिए कि सुनने का भी मुद्दा रखें, उनके वक्त किसी ने नहीं बोला। जी आप जल्दी अपनी बात को पूरा कीजिए शबनम जी, अगले मेहमान की तरफ भी जाना है, वो बात सुन रहे हैं आपकी। बोलते हैं जी देखिए सबसे पहली चीज कि जनता विकास के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने के मुद्दे पे हमें वोट करी है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल मंत्री रहते हैं, एक आवाज नहीं उठाते हैं, और जब बेटे का टिकट मांगते हैं और अपने को हारने का समझते हैं कि उनका टिकट कटना है यहाँ से, तो इसीलिए दल बदल कर दिया, इसीलिए दल बदल कर दिया क्या शबनम जी आप कह रही हैं? और अदिति सिंह दोनों शबनम जी क्या इसीलिए दल बदल कर दिया? नहीं तो अगर कोई स्वार्थ निश्चित तौर पे, चलिए मैं आपके पास आऊंगी वापस। पार्टी में अगर कोई आए, अभिषेक जी मैं आपके पास आती हूँ, अभी वक्त दिया था आपको। अभिषेक जी होता वॉशिंग मशीन से अभिषेक जी अभी आपकी बारी आएगी तब आप बोल लीजिएगा। अभिषेक जी जब आपकी बारी आएगी तब आप बोल लीजिएगा। मतलब आप सिर्फ राष्ट्रवादी आप है, बाकी कोई नहीं है, देशभक्त आप है, बाकी कोई नहीं है, आपसे किसी को सर्टिफिकेट। शबनम जी अभिषेक जी आप दोनों के पास में आऊंगी, अभी आप 2 मिनट का वक्त और मेहमान को दीजिए पहले। अभिषेक जी शबनम जी दोनों से रिक्वेस्ट है अपने अपने वक्त पर बोले और 2 मिनट का वक्त ले लीजिए, वापस आएगा काउंटर करेगा एक दूसरे के सवाल जवाब पर। मैं रुद्र प्रताप दुबे जी आपके पास आऊंगी, हमारे मेहमान प्रभाकर पांडे जी भी आ चुके हैं, कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, मैं आपके पास भी आती हूँ। सबसे पहले रुद्र जी के पास में जा रही हूँ। रुद्र जी, दल बदलुओं का मेला लगा, हमने इस बार के चुनाव में देखा, समाजवादी पार्टी से भी लगभग हर एक दल से, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, बसपा से भी, हर एक दल से दल बदल हुआ है नेताओं का। लेकिन क्या ये दल बदल आपको क्या लगता है जनहित में था या दल हित में था? शिवांगी जी, राजनीति में जितनी भी कुरीतियां हैं उनमें राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता का भी बड़ा भारी योगदान रहा है। अगर धन बल की उसमें प्रमुखता हो गई तो राजनीतिक दल तो सिर्फ टिकट दे सकते हैं ना, लेकिन इस बार का मैं आपको चुनाव बनाऊं, लखनऊ से आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार थे, करोड़पति थे, गाजियाबाद से, सहारनपुर से, उन तीनों जगहों से वो करोड़पति उम्मीदवार चुनाव हार चुके। 2022 का चुनाव, इसके पहले जो जीतते रहते थे माफिया विधायक, उनको तो राजनीतिक दल एक टिकट मात्र देते थे या वो निर्दलीय लड़ जाते थे, जिताती तो जनता ही थी। इस बार आप देखिए मुख्तार अंसारी ने लड़ने की हिम्मत नहीं की, अतीक अहमद ने लड़ने की हिम्मत नहीं की, और धनंजय सिंह बुरी तरीके से हारे। इसी तरह एक कुरीति थी राजनीति की, जो लास्ट टाइम का दल बदल होता था। 4 लोग जीते हैं, 3 टैली में आ रहे हैं शिवांगी जी, 3 नाम आ रहे हैं आपके में, एक नाम और है नितिन अग्रवाल जी का, जो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में स्विच किए। इनमें से एकमात्र दारा सिंह चौहान जी ऐसे हैं जो मंत्री पूरे 5 साल रहे और उसके बाद उन्होंने स्विच किया, चुनाव जीत गए। बाकी जो अनिल सिंह पुरवा के हैं, उन्होंने पहले साल ही बसपा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्विच कर लिया था। नितिन अग्रवाल ने भी 2.5-3 साल के बाद हो गए थे, और अदिति सिंह ने भी बहुत पहले ही ये मन बना लिया, तो अपने समर्थकों तक उन्होंने बात पहुंचा भी दी थी। तो इन 3 लोगों को तो हम छोड़ सकते हैं। हाँ, तो अगर पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को समग्रता से देखें तो दारा सिंह चौहान एकमात्र ऐसे रहे कि जो दल बदल करने के बाद जीत के आए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता की राजनीति की कुरीतियों पे की गई चोट को तौर पे शिवांगी जी लीजिए, और ये चुनाव इस तरीके से अगर देखें तो बेहद क्रांतिकारी हुआ है और एक नवीन राजनीति की पदार्पण के लिए बेहद जरूरी चुनाव साबित हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने रुद्र जी। और प्रभाकर पांडे जी का मैं रुख करूंगी। प्रभाकर जी, इस बार का वोट फीसदी तो आपका बहुत बेकार है, 2.5% रहा। दल बदलुओं का देखिए यहाँ पर हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, अदिति सिंह भी आपकी पार्टी की थी, वो चले गई भारतीय जनता पार्टी में, जीत गई। तो खामियाजा कैसे इस बार, किन किन मुद्दों पर, किन किन जगह कांग्रेस को झेलना पड़ गया दल बदलुओं के साथ साथ? कांग्रेस हाँ, जनादेश को स्वीकार किया है कांग्रेस ने, बहुत अच्छी बात है, और जनता सर्वोपरि है। कांग्रेस अपनी सेवा धर्म से विमुख नहीं होगी।
न तो स्वार्थ की राजनीति करनी है, न पद के लोलुपता की, न तो सत्तासीनता की। मुझे सेवा, शुरू से जब से देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस ने सेवा करके ही देश की जनता, प्रदेश की जनता का दिल जीता है। रही बात कांग्रेस छोड़ के जाने वाले, तो हमारे राहुल गांधी जी ने पहले कह चुका है कि भाई जो भयाक्रांत होगा, जिसको भय होगी अपने जीवन संवारने की, अपने करियर पर ध्यान देने की और पद लोलुपता की, वो कांग्रेस छोड़ के चला जाएगा। बाकी जो कांग्रेस के मूल सिपाही होंगे लेकिन वो कांग्रेस कांग्रेस को नहीं भी रहेंगे। सोचना भी पड़ेगा ना प्रभाकर जी कि आप कैसे, अब दो आपके कैंडिडेट सिर्फ जीते इस बार का चुनाव, आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पर कांग्रेस के साथ नहीं है वो आगे जाके सोचे और कांग्रेस के साथ जो है वो उसकी विचारधारा से आगे ताल्लुक रखेगा। लेकिन अगर आप अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तो कैसे ही आप इन दो चेहरों के साथ आगे आने वाले चुनाव लड़ेंगे? अब तो आपके सामने 24 का भी चुनाव, एक और बड़ी चुनौती आने वाली है। जी, तो ये तो सोचने का प्रश्न है। शिवांगी जी, कल हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो भी हारे हुए प्रत्याशी हैं उनकी मीटिंग लिया था, उसमें कुछ आए थे, कुछ की आज है, कल है। प्रियंका जी आ रही हैं आज, उनके साथ मीटिंग होनी है। कल हमारे CWC की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया, ये स्वीकार करते हुए कि हम लोगों को अभी जो है अगले महीने से चिंतन शिविरों का आयोजन शुरू हो जाएगा। बहुत गंभीर मंथन चल रहा है कि क्योंकि भाई वहीं कांग्रेस सत्ता में रही, इतना संगठन सशक्त रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह 2 सीट पाकर फिर इतने बहुमत की सरकार बनाए, ऐसा तो है नहीं। कोई प्रशिक्षण और शिक्षण नहीं लेना है हम लोगों को, अब बस उसी लाइन पर चल देना है जिस लाइन पर हम चला करते थे। जनता का मेरे प्रति विश्वास हुआ है, स्वीकार करने में दिक्कत मुझे नहीं है। तो उसी पर चिंतन शिविर का आयोजन करते हुए, जनादेश का सम्मान करते हुए, जनता से पुनर्मिलन की संभावना के साथ हम लोग बिल्कुल, और संभावना जल्द तराशी प्रभाकर जी, हाँ जी। वरना ये इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बन चुका है। जी, ऐसे हम 24, 27 और आगे आने वाले चुनाव में कैसे अपने आप को स्थापित करेंगे, बड़ा सवाल। अभिषेक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, इस बार जैसे ही हमने देखा भारतीय जनता पार्टी का एग्जिट गेट जो था वो सबसे ज्यादा ओपन दिखा हमें दल बदलुओं के लिए, यानी कि एग्जिट लोगों की ज्यादा हुई और सपा में उनकी एंट्री हो गई। लेकिन आपका एंट्री गेट भी उन्हें वो सहारा नहीं दे पाया, वो कमाल नहीं दिखा पाया कि आप जहां समझते थे इस बार आप जीतेंगे, वो सारे आंकड़े धराशायी हो गए। ऐसा क्या हो गया? देखिए, हाँ, सबसे बड़ी चीज ये कि एग्जिट गेट हर किसी पार्टी का ओपन रहता है। हाँ, बिल्कुल। जब जिसकी मंशा होती है वो जा सकता है, खुले मन से जा सकता है। अब जैसा कि आपका प्रश्न है, देखिए, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा है कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी ने जनता के मुद्दों पर लड़ा, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी लड़ा, किसानों के हत्यारे जो टेनी जी के बेटे थे उनको जमानत मिली और खुशी दुबे आज जेल में है, उनके मुद्दे पर भी लड़ा। जनता ने आपके मुद्दे और को नकारा, हमने क्योंकि उस मुद्दे आप को भी गलत आरोप लगा रहे थे उठाया लगातार जिसमें चुनाव स्वयं में। और योगी इसीलिए आदित्यनाथ जी जनता ने कानून की नकारा। बात करते हैं और आपने अपने जो ऊपर से वॉशिंग मशीन आपराधिक बैठाया था, मुकदमे उसमें हटवाते हैं। अखिलेश जी इसका ने गलत मतलब कि शब्द न्यायपालिका डाल पर दिया उनको था। यकीन नहीं है। इसीलिए उस मुद्दे जनता पर भी ने हमने उस चुनाव शर्त लड़ा को फिर से और अपने साथ में मशीन बेरोजगारी में के डाला मुद्दे पर भी और हमने आपकी चुनाव पार्टी लड़ा। में आने जो वाले इन्होंने पुराने सारे मैनिफेस्टो में स्वार्थ अपनी सिद्धि बातें करने कही वाले थी कि नेताओं को 20,000 हराया। करोड़ रुपए आप किसान लगातार नहीं, किसानों अभी को पता है सिंचाई क्या, अभी में देंगे, सवाल उस से मुद्दे भटक पर भी गए, हमने लड़ा। अभी सवाल से भटक गए। अभिषेक जी, शबनम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपको वक्त मिलेगा। अभी सवाल से भटक गए, नहीं रुकिए शबनम जी, एक मिनट रुकिए। सवाल ये था कि इस बार सबसे ज्यादा अगर देखा गया तो बीजेपी का एग्जिट डोर से बाहर निकलते नेताओं को देखा गया। बड़े बड़े नाम थे, दारा सिंह चौहान थे और साईं प्रसाद मौर्य, तो उसमें ओम प्रकाश राजपूत तो हालांकि बहुत पहले ही चले गए थे, लेकिन धर्म सिंह सैनी भी उसी में शामिल थे। तो जब ये बड़े चेहरे चले गए तो एक ये सिनेरियो भी क्रिएट किया गया कि ये जो दल बदलने का सिलसिला चला, जो ओबीसी के बड़े चेहरे चले गए, ये बीजेपी की हो सकता है एक बड़ी हार का कारण बन जाए। अभिषेक जी, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, उसके बाद भी ऐसा कैसे रिजल्ट आ गया? मैं आपकी बात से हाँ, बिल्कुल सहमत हूं, हाँ, लेकिन आप इस बात हाँ, को भी समझिए कि हाँ, चाहे चेहरा कोई भी हो, जनता के मुद्दे प्रमुख होते हैं। अच्छा। और अगर जनता के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमने बेसिक नीड्स देने की हम बात कर रहे हैं, आप उस जगह पे लोगों को भटका करके हिंदुत्व, राम, दुनिया भर के लिए चीजें ले आई हैं। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था जनता को भी मंथन करना पड़ेगा कि क्या सिर्फ लोगों के पेट की भूख कैसे शांत होगी। अगर उसके पास जॉब सेक्टर हो गया तो वो अपने परिवार का पेट पाल सकता है। अगर उसके पास स्वास्थ्य, नहीं देखिए, ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। देखिए, आप
आप उसको ज्वाइन कीजिए, interconnected आप है। उसको कनेक्ट देखिए, कीजिए। मैं बिल्कुल उसी लेकिन बात जरा पे- जवाब वो उन दल interconnected है। बदल चेहरों पे दे दीजिए पहले। Interconnected है, आप देखिए। दल बदल चेहरों पर जवाब पाएंगे। दीजिए, बाद में इन सारे ये सवालों की connect फेहरिस्त नहीं बहुत कर लंबी है मेरे पाएंगे। पास। देखिए हाँ। कोई भी व्यक्ति हाँ। मैं आज की डेट में चुनाव लड़ने जाऊंगा तो मैं प्रमुख तौर से हाँ। जनता के मुद्दों पर बात करूंगा। अच्छा। आदरणीय अखिलेश यादव जी चेहरा जरूर है, लेकिन उन्होंने जनता के मुद्दों पर बात की है। जनता को कोई भी मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं है, हर मुद्दे पर बात की नहीं, हुई नहीं, है। उसके बाद अखिलेश जी उनकी ने बुलडोजर पे उसके बात बाद की आप थी, तो देखिए जनता ने उसके बाद आप बुलडोजर देखिए चला कि दिया आपके उन वोट पे। आदरणीय अखिलेश यादव जिसे लोहा लेने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ा, और तो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लोहा लेने के लिए भाई, आना पड़ा। हमारे तो पास आप समझ इतने सकते हैं कि नेता अखिलेश हैं यादव जी का राष्ट्रीय कद लेवल कितना के। बढ़ गया। आपके पास आप ये केवल समझते अखिलेश जी उनके के मेहनत के राष्ट्रीय कितने लेवल के कायल हो नेता, गए तो ये कि वो तो समझ देखिए, गए कि सबको उतर के यहाँ पे नेता आना बनने को पड़ेगा, तैयार नहीं अदरवाइज सपा चुनाव में नहीं जीत जाके पाएंगे कोई। वो। आपको नेता बनाने के लिए लोग इकट्ठा करना पड़ा। अरे वो भी आपको सारे समझना सारे चाहिए, साइड वो हम पे तो सब नेता वोट हैं। गिरे। अगर आपके यहाँ पे लोग नेता होते तो शायद सुबह साफ सुथरे कपड़े पहन के जा रहे होते और शाम को कपड़े फड़वा करके ना आ रहे होते। अगर आपके यहाँ पे नेता होते तो शायद विरोध ना कर रहे होते योगी आदित्यनाथ जी का। लेकिन अब आपको जनादेश मिला है तो उसके लिए आपको बधाई हो। लेकिन देखने वाली बात होगी जो मैनिफेस्टो आपने लॉन्च किया है उस मैनिफेस्टो पे कितना खरे आप उतरते हैं, क्योंकि पहले वाले मैनिफेस्टो को तो आप पूरा ना कर पाए। के किसी भी राजनीतिक दल में नहीं रहा, इसीलिए हम विपक्ष में भी थे तो आवाज सही बात। अरे आपने तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी विपक्ष का दम घोटने में। आपने तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया हुआ है। आप वो लोग हैं जो लोगों को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिला करके अपने यहाँ से चुनाव लड़वाने की प्रथा आपने चालू कर दी है। आप वो लोग हैं जो जनता का दम चलिए घोटना शबनम जी, चाहते हैं, अभिषेक विपक्ष जी, में रहते शबनम हुए जी, अभिषेक जी, हम कदापि नहीं होने शबनम देंगे। जी, अभिषेक जी, आप निश्चित शबनम जी, रहिएगा, हम अभिषेक पूरे जी, जोर-शोर अभिषेक तरीके से जी, अपनी अभिषेक आवाज जी, उठाएंगे अभिषेक जी, जनता अभिषेक की। जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी, देखिए आप दोनों ने तमाम अभिषेक मुद्दों की पर बहुत बात कर दी। हताश शबनम जी है मैं आ रही हूँ बोलिए। आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास। आप दोनों ने तमाम मुद्दों पर बात कर दी, लेकिन टैग लाइन से हर बार भटक गए आप लोग। शबनम जी मैं आपके पास से टैग लाइन लेके आ रही हूँ, मुझे लगता है उम्मीद है कि आप इसी लाइन पर रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, और इसका जवाब आप जिनसे भी लेना चाहे ले लीजिएगा। शबनम जी आप ये बताइए, आपकी पार्टी लगातार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के जब ये बड़े चेहरे जो भी मैंने गिनाए के करके सारे नाम चले गए, प्रमुख चेहरे जब चले गए, तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि इन चेहरों के जाने से आपके दल पर कोई फर्क पड़ेगा या दूसरे दल पर कोई इसका फायदा होगा? क्या आपको ऐसा लगा था? हालांकि उसका रिजल्ट तो है सबके सामने, क्योंकि आपने कोशिश की थी कई लोगों को लाने की अपने पाले में। देखिए जो लोग स्वार्थ सिद्धि में हमारी पार्टी छोड़ के गए उनको उनके जाने और आने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा वोट प्रतिशत 2017 से भी बढ़ गया है। तो जनता ने हमारी नीतियों पे, हमारे ईमानदार और कर्मठ नेताओं पे, इस पे दिया है। मोदी जी और योगी जी की ईमानदारी, कर्मठता और अपने कार्यों में जो पारदर्शिता रखा है और नीतियों में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभान्वित करना योजनाओं से, ये सारे मुद्दों ने मजबूती से हमें जिताया है, ना कि ये दल बदल करने वाले। चलिए ठीक है, ठीक है, अभिषेक जी मैं आऊंगी आपके पास, प्रभाकर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए शबनम जी आपकी बात का जवाब मिल गया। सोच रही थी शिवांगी जी एक लाइन। अच्छा ठीक है, एक लाइन बोलिए, शिवांगी जी एक लाइन बोलिए। सपा निश्चित तौर पे सोच रही थी कि शायद हम तोड़ के ले आएंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जनता को असल योजनाएं में घोटाला नहीं चाहिए, दलाल नहीं चाहिए, और योजनाओं को पारदर्शी तरीके से उनके घर तक पहुंचाना, और महिलाओं को कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त चाहिए जो हमने दिया। और शायद यही वजह है कि चलिए जनता का जनमत मिल चुका है। शबनम जी आप खुशी मनाइए, जनता का जनमत आपको मिल चुका है। अभिषेक जी रुकिए, अभिषेक जी रुकिए, अभिषेक जी रुकिए, योजनाओं पे आते हैं, अभी योजनाओं पर भी आते हैं। जनता का जनमत आपको मिल चुका है, लेकिन गौर कीजिएगा कि पहले के मुकाबले कम आई हैं, सपा ने बढ़ाई है, ये खतरे की घंटी कहीं ना कहीं बन सकती है, इसको सुधार लीजिए आप। प्रभाकर जी मैं आपके पास आ रही हूं। कांग्रेस के 7 विधायक थे 17 में, उसमें से देखिए दल बदल के बाद उनके पास 3 विधायक बचे, रिजल्ट आने के बाद 2 बचे, ये आंकड़ा घटता चला गया, तो दल बदल ने भी आपके ऊपर कहर ढा दिया इस बार। ऐसा है कि अभी भाजपा प्रवक्ता की बात मैं सुन रहा था जी। इन्होंने कहा कि स्वार्थ सिद्धि में नेता छोड़ते गए। अब इनके बात से तो लग रहा है कि भाजपा सिर्फ परमार्थी पार्टी है,
जबकि भाजपा जैसा स्वार्थी और स्वांतः दुखाए, अगर स्वांतः सुख भी हो तो सराहनीय है, लेकिन स्वांतः दुख वाली पार्टी है और इसका काम ही है तोड़ना, बाहर से अंदर लेना, अपने लोगों को जाने न देना, बहुत छोटा अंदर बाहर तो और एक पार्टी से गया है इस बार। पंडित जी, चाहे वो आपकी पार्टी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, आप भी ये वही सब बात के साथ कर हुआ रहे है। हैं, किसी आप आदमी अपनी नहीं पार्टी कर पर आ पाते जाइए। वाली बात। 3 में से आप 2 रह अपनी गए पार्टी दल का बदलने के बाद। देखिए। जरा पंडित जी बोल, अभी आप बोल 2 रहे थे। सीट नहीं, जीते, 1 सीट पे भी सपा ने अरे भाई कैंडिडेट नहीं खड़ा सुनिए किया, तो ये हाल पंडित है सुनिए, आपका। मेरी बात सुनिए। आपको मैं बिल्कुल क्या कहते हैं कि पुष्पों से अलंकृत कर रहा हूं भाई। आप उस माला के लिए आप जो है बिल्कुल हमारे लिए स्वीकार्य हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप चुनाव हार गई हैं। अलंकृत भारतीय तो सुनिए, जनता ने नहीं, कर दिया। अरे सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं तो कभी नहीं कहा कि चुनाव हार गई। आप सत्ता में आ गई, आप जो है मुख्यमंत्री बना ली, 4 राज्य में सरकार आपकी बन गई, तो मैं कहाँ इस बात से हमको न तो पीड़ा है, न हर्ष है, न विषाद है, कुछ भी नहीं है। मैं तटस्थ हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप, लेकिन भाई आप सत्तासीन हो जाएं, आप शीर्षता को प्राप्त कर लें, लेकिन जो कमियां आपके अंदर होंगी, जो आपकी सबका विश्वास, सबका साथ, सबका प्रयास, तो ये सबका शब्द जो है अपने आप पर जो है धिक्कारता है। अब प्रभाकर जी, आपकी कमियां कहां पे रही है? अभी जरा मैं आपकी कमियों पे बात कर लूं पहले, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो अपनी कमियों के आधार पर आगे बढ़ी और जो भी किया हो, चाहे वो गलत हो या सही हो, जनता ने उन्हें सिरोधार कर दिया। आप बताइए आपकी पार्टी, क्योंकि देखिए इस बार के चुनावों में अगर सबसे बड़ा रोल विपक्ष का अदा किया तो कांग्रेस ने अदा किया था। उम्मीद नहीं थी कि 2 सीटें आएंगी, तो आप जरा अपनी कमियों पर बात कर लीजिए। आप जानिए जी कि चूक कहां सुने। शिवांगी जी ने शबनम जी, मैं आपके पास आती हूँ, रुक जाइए। प्रभाकर जी का पहले जवाब, प्रभाकर जी का पहले जवाब, फिर आपके पास। नहीं, प्रभाकर जी ठीक है, आपकी उत्साह है, इसी तरह कायम रहे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। पंडित जी सुन लीजिए मेरी बात। अगर कमी नहीं होती तो आप ये प्रश्न करती नहीं मुझसे। कांग्रेस में कमी रही जरूर भाई, उसमें सत्ता विरोधी जो जनमानस थी उसको हम समझा नहीं पाए, उनको हम बता नहीं पाए। समझाने की क्षमता कांग्रेस को कहा है जनता की, हम बता नहीं पाए। भाजपा की क्षमता आप में होनी चाहिए, लेकिन नहीं सुनिए, आपकी पार्टी की क्षमता होनी चाहिए, तभी समझेगी जनता। नहीं सुनिए, भाजपा की मैं निवेदन कर सकता हूँ, जनता से बता सकता हूँ, समझाने की क्षमता नहीं है। ये जो है एक कुरीतियां जो इनकी रही, जो इनका जन विरोधी नीतियां रही, उन नीतियों का व्यापक प्रचार प्रसार हमारे द्वारा हो नहीं पाई। रही बात, मैं साधुवाद देता हूं एक कार्यकर्ता की हैसियत से कि कांग्रेस 400 सीटों पर प्रत्याशी लड़ाई, जो कि बिल्कुल इसकी संभावना न के बराबर थी। प्रियंका गांधी जी के पुरजोर परिश्रम के कारण भाई सभी दलों के लोगों ने, चाहे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हो, चाहे हमारे क्या कहते हैं विश्लेषक हो, या राष्ट्रीय नेतृत्व हो, आम जनमानस हो, प्रियंका गांधी की कोशिश की सराहना संपूर्ण पटल पर की जा रही है कि उन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया। अब मुझको वह मत में परिवर्तित नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? कमी कहाँ, आपको क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह गई? कमी एक तो देर से हमारा चुनावी अभियान प्रारंभ करना, एक कमी रही। दूसरी कमी रही कि उस समय तक देर से करने के कारण मैं अपनी बातों को सत्ता विरोधी लहर को पकड़ तो ली कांग्रेस, लेकिन उसको हम व्यापक रूप से प्रसारित नहीं कर पाए। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भाई इस समय अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, तो ऐसा नहीं है कि क को अंगा कहेंगे, अंगा को क कहेंगे। जो आपकी कमियां हैं, जो आपके प्रयास निरर्थक प्रयास हैं, जो आपके अच्छे कृत्य नहीं हैं, उसको तो विरोधी पार्टी होने के नाते हम या विपक्षी गण बार बार उठाते ही रहेंगे। चलिए, अब आपको सचेत रहना होगा इसके लिए। ठीक है लेकिन हैरानी हो रही इस बार सभी को कि आप विपक्षी तौर पर बहुत मजबूत थे, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल इतर थे। फिर मजबूत हो जाएंगे। रुद्र जी, बिल्कुल बेशक हो, ये जरूरी है, विपक्ष मजबूत हो, बहुत जरूरी होता है। रुद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, कहावत होती है राजनीति में, आया राम गया राम की, और आया राम गया राम को लोग मौका परस्त भी कहते हैं। जनता भी इसको कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट करती है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन सेट कर देते हैं। आप इस कहावत से कितना अभी इत्तेफाक रख रहे हैं? आप इस कहावत पर अगर गौर करें और इस बार के दल बदल चेहरों को देखें तो क्या कहेंगे? देखिए, अगर एक एक व्यक्ति को गौर करें तो चीजें बदल जाएंगी, लेकिन हमें समग्रता से ही देखना होगा। जब हम समग्रता से देखेंगे तो एकमात्र दल बदलू दारा सिंह चौहान को पाएंगे। अब जैसे समग्रता को मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 3 ऐसी सीटें हैं, प्रतापगढ़ की कुंडा सीट, जौनपुर की मल्हनी सीट और बलिया की रसड़ा सीट।
तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई। अब 2014 से जिस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव नहीं हारी है, वहां पे अगर इन 3 सीटों के हिसाब से उसको देखेंगे तो लगेगा भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर पार्टी है। आप कांग्रेस को देखें, कांग्रेस की समस्या वो 2 सीट नहीं है, कांग्रेस पे सवाल 2 सीटों के बजाय वो 350 से ऊपर सीटों पे होना चाहिए, जिसपे उसने जमात राशि नहीं बचा पाई। कांग्रेस की समस्या असल में वो है जहां पे वो लड़ाई में ही नहीं थी। मैं आपको 4 ऐसी सीटें बता सकता हूं कुर्सी के बाराबंकी से लेकर सहारनपुर तक, जहां एआईएम एमआईएम के प्रत्याशी ने जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर दी, और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं वो एआईएमआईएम के प्रत्याशी की वजह से हारे हैं। तो कांग्रेस अगर इस लड़ाई में भी नहीं आ पाई तो कांग्रेस को चिंतन असल में इस पे करना है। तो अगर आपको दल बदलों को समग्रता से देखें तो 2022 के चुनाव में कम से कम जनता ने राजनीतिक दलों को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमें इस तरह के प्रत्याशी पसंद नहीं, अगर आप उतारेंगे तो कम से कम हम तो उसे जिताएंगे नहीं, भले ही वो बड़े नाम क्यों ना हो। बिल्कुल। और रुद्र जी देखिए, एक सवाल और, हालांकि देखिए बसपा का कोई चेहरा हमारे बीच इसमें इस वक्त डिबेट में है नहीं, लेकिन आप राजनीतिक विश्लेषक, इसलिए आपसे सवाल मैं पूछ लेती हूँ। बादलपुर, जहां पर मायावती का वो पैतृक गाँव कहा जाता है, इस बार बसपा का रिजल्ट भी आपने देखा एक सीट पर रह गया, साइलेंट वोटर कहा जाता उनका है, लेकिन अपना पैतृक गांव भी मायावती नहीं बचा पाई। उनके भी बड़े चेहरे देखिए चले गए इस बार उनकी पार्टी से, जिसमें देखिए रामचंद्र राजभर एक बड़ा नाम है, कई दशकों तक रहे उनके साथ, लालजी वर्मा एक बड़ा नाम है जो कई दशकों तक रहे, वो भी सपा में चले गए। तो ऐसे बड़े चेहरे देखिए दल बदल कर चले गए बसपा के पाले से भी। तो इसका खामियाजा आप कैसे देख रहे हैं बसपा का? शिवांगी जी, 2012 तक मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, एक थोड़े समय तक के लिए, उसके बाद वो सरकार बदल गई। तो जो 2012 में जो दल की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 2022 में एक विधायक। अब आप सोचिए, यहीं से समीक्षा स्टार्ट हो जानी चाहिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक आया है तो उसके लिए ओवरनाइट नहीं लगी होगी। बसपा ने लगातार अपने लोगों को संतुष्ट नहीं किया, ना वो प्रदर्शनों में भाग लिया, ना उस तरह उसने कोविड के टाइम में निकली, ना नोटबंदी के समय में उसने अपने समर्थकों को एड्रेस किया। तो बसपा जुलूस से, प्रदर्शनों से दूर रहती है, शीतलहर के समय लगने वाले रैन बसेरों से दूर रहती है, गर्मियों के समय लगने वाले प्याऊ से दूर रहती है। तो जब आप राजनीति बदल रही हो, समाज बदल रहा हो, सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ रहा है, तब पर भी अगर आप पुरानी राजनीति करेंगे तो आपका आज नहीं हो कल ये हश्र होना था। देखिए, वोट बैंक जैसे शब्द तभी काम करते हैं जब आप सक्रियता से चुनाव लड़ते हैं, ना तो कोई किसी का वोट बैंक नहीं है। ये बदलते समाज की राजनीति है, जहाँ 10 साल में एक पीढ़ी आ जाती है और वो उसी तरीके से आपको नेता चुनना या नेता मानना बंद कर देती है। बिल्कुल। और देखिए, ये जो आपने जवाब दिया है, इसमें जनता की बातों को ध्यान में रखना हर एक दल के लिए जरूरी हो जाता है अगर उन्हें अपनी राजनीति को आगे और शीर्ष तक ले जाना होता है। अभिषेक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बड़े चेहरे जो इस बार देखिए आपके पास गए, कि करके वो नाम हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, धर्म सिंह सैनी हो गए, दारा सिंह आपके पास चले आए। तो ये वो बड़े चेहरे हैं जो आपकी पार्टी में जब आए तो उन्होंने कहा कि पिछड़ों का सम्मान नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में, ये जिक्र उन्होंने किया। ओबीसी वोट बैंक को भी कहा गया साधने की कोशिश है ये। तो पिछड़ों का सम्मान क्या आपको वाकई में लगता है बीजेपी ने नहीं किया और इसी वजह से वो आपके पास आए? इस पर पहले जवाब, फिर मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पहले भी कई बार, जब भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्होंने कई बार अपनी आवाज को बुलंद किया था और कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके बाकायदा लोगों के बारे में डिस्कशन भी किया हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं हर किसी व्यक्ति का जब जनता के लिए जो जिम्मेदारी होती है, जब वो जिम्मेदारी निर्वाह नहीं कर पा रहा होता है, या जब स्वयं मुख्यमंत्री अगर उन बातों को ना सुन करके निकाल दे रहे हो दूसरे कान से, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अक्षम सा महसूस करता है। तो यही कुछ कारण थे, सभी लोगों ने एक एक करके पार्टी को छोड़ा। जी 5 साल तक अक्षम नहीं करे, जहाँ टिकट की बारी। अरे आपके यहाँ पे अगर 5 साल के आपके यहाँ सुनने वाला कौन है? आपके यहाँ पे सुनने वाला कौन था? अगर मैं कह दूं कि सभी लोगों ने, आपको याद होगा कि विधानसभा में सब लोग धरने पे बैठ गए थे, क्यों बैठ गए थे? असंतुष्ट थे। आपके यहाँ पे एक ने कितने सारे मंत्रियों ने बोला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसी मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो तो परेशानी आपकी है, ये आज जनता ने आपको मैंडेट जरूर दिया है, लेकिन अभी आपका अहंकार कम होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको दोबारा से मैंडेट मिल चुका है। यही आपकी परेशानी को कि आप जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती हैं। आज हमारे यहाँ से ठीक है, मंत्री
पानीपत हम तो सत्ता में गया नहीं है, साथ-साथ लेकिन हमारी वो सीटें बड़े बढ़ी नेता हुई है, की हमारा श्रेणी से जनाधार भी बढ़ा हुआ है, गए। वोट वो स्वार्थी परसेंटेज नेता हमारा की भी बढ़ा हुआ श्रेणी है। में चले तो आप आए। कृपया करके ऐसी और बातें ना ऐसे करें। समय में आपकी सीटें कम हुई है, ऐसे आपको अपना नेताओं को मंथन जो करना जनता चाहिए। ने हम सबक अपना मंथन सिखाया करेंगे है, और जनता ने निश्चित अगर तौर हमें से इसके लिए बैठाया जनता विपक्ष को में बहुत-बहुत कि बधाई हम और देने की मजबूती बात से है आवाज कि उठाएंगे तो और जनता समझ मजबूती से चुकी आवाज है उठा कि सकेंगे। ये हर आपसे हमें सरकार में सर्टिफिकेट नहीं मंत्री पद चाहिए पे होगा, बैठेंगे क्योंकि आप और वो लोग जनता हैं की सिर्फ तरफ जनता को देखेंगे नहीं, बरगलाना अपने जानती है, परिवार जनता की के मुद्दों तिजोरी पर आप भरने बात वाली करना पार्टी नहीं चाहते में हैं। तमाम अगर ऐसे आपने जनता स्वार्थी के मुद्दों नेता पर गए बात करनी और होती तो सपा अपने के मैनिफेस्टो साथ पे वो बात सब बैठ गए करती। वहीं अगर पे। आपकी क्षमता तो होगी देखिए, तो देखूंगा कि जनता की कितने तिजोरी मैनिफेस्टो आप भरी पूरा है, करती है, कितने जनता लोगों की को आपने सेवा पुराने करिए, मैनिफेस्टो ना से कि लेकर के अपने अपने बातों परिवार को पूरा की। करती हैं। और कांग्रेस पार्टी अगर कहती है कि प्रियंका गांधी ने मेहनत किया तो यही अरे प्रियंका आपके गांधी यहाँ है पे जो परेशानी पंजाब यही जाके है यूपी कि बिहार के आप लोगों को दूसरे की बाहर का बातें रास्ता करते हैं। दिखा रही आपके थी। यहाँ पे ऐसी तो ये वॉशिंग मशीन लगाई विपक्षियों गई है का- जिसमें ये सब लोग धुल करके विपक्षियों गंगा का- जल डाल अभिषेक जी करके ने ये बात पवित्र कर बहुत देते सही कह हैं। दी शबनम जी, वॉशिंग मशीन तो है ना आपके पास। ऐसे शबनम बेईमान जी, नेताओं को हम अपनी आपके पार्टी यहाँ में पे आ शबनम जाए जी, तो आदमी राष्ट्रभक्त, शबनम जी, आपके शबनम यहाँ जी, पे आ जाए तो पहले से भी हिंदुत्ववादी, ज्यादा शबनम जी। आपके यहाँ पे आ जाए आदमी सात्विक हो गया है। लेकिन आपको समझना चाहिए चलिए। आप तक सर्टिफिकेट की अभिषेक जी, आवश्यकता नहीं है। हर अभिषेक किसी जी, के अंदर अभिषेक जी, मतलब अभिषेक विपक्ष जी, का जो काम अभिषेक कर रहा है जी, वो राष्ट्रभक्त नहीं है। अभिषेक जी, सिर्फ आप अभिषेक जी, राष्ट्रभक्त हैं। अभिषेक जी, जो आपके यहाँ पे काम करेगा वो सिर्फ राम को मानेगा, वो बाकी दुनिया राम को नहीं मानेगी। एक एक करके बोल लीजिए, एक एक करके जवाब दे दीजिए। हम क्या बोलेंगे? आपकी शबनम जी परेशानी आप भी यही चुप हो है। जाइए, अभिषेक जी आप भी चुप हो जाइए, एक एक करके जवाब दे दीजिए। अच्छा प्रभाकर जी, आप जो कहना चाहते हैं पहले अपनी बात को पूरा कर लीजिए। ऐसा है कि हाँ। इस देश के राजनीति में अगर सत्ता का केंद्रीकरण देखना हो तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। अब पांडे जी बता रही हैं बार बार, क्या इनको नहीं मालूम है जितने मिनिस्टर्स हैं किसी मंत्री के पास कोई अधिकार नहीं, बस गाड़ी बंगला गनर शैडो, कोई मंत्री अपने विभाग का निर्णय लेने में 5 साल प्रभाकर जी, सक्षम। अब सुन लीजिए आपने पांडे जी, पक्ष बोलने में दीजिए। तो भी आपके नहीं बोलने दीजिए। 23 सत्ता नेताओं सुनिए, ने बोला, कांग्रेस सुनिए सतत अंजलि प्रयास जी, करती रही नेता और कार्यकर्ताओं की जन आपकी भागिता पार्टी की, में पूछ नहीं है, जन मंत्री तो सहभागिता छोड़ की, दीजिए, जब सत्ता के में थे। विकेंद्रीकरण की। केवल एक लेकिन परिवार भारतीय सत्ता जनता में पार्टी रहते यही नहीं, हैं, अटल आपकी बिहारी पार्टी में वाजपेयी जी के ताकतवर था और शासन सारे काल से लॉलीपॉप थे, सारे ये मंत्री। चलन एक नया शुरू हुआ। इनके यहाँ सत्ता का केंद्रीकरण, कोई कुछ कर नहीं पाता है, सिर्फ एक व्यक्ति केंद्र में, एक व्यक्ति भाई, प्रदेश आप में, जहां अपने जहां पार्टी प्रदेश की की सरकार चर्चा है, करिए, इनके अपने मंत्रियों पार्टी का के मतलब केंद्रीकरण पे कुछ चर्चा नहीं है। करिए। इनके आज मंत्री आपको मतलब अपनी कुछ नहीं, पार्टी की कोई अर्थ सर्जरी नहीं करनी है, भारतीय सिर्फ जनता अब पार्टी की सुनिए। नहीं करनी है। और रही जनता बात ने की भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी पे कांग्रेस विश्वास जताया रही है। बात की कांग्रेस पर प्रहार भी कर रही थी। भाई राजनीति की ककहरा उस कुछ नहीं था आपके पास। राजनीति की ककहरा अगर कहीं आपने सीखा तो कांग्रेस जनों से ही सीखा। आज भले ही आप सत्ता कई प्रदेशों में आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो आप बड़ी बड़ी बातें कर सकती हैं, लेकिन इस पर सफाई मत दीजिए। ये नहीं, जनता देखिए, को स्वीकार आप नहीं अपनी है। पार्टी की आपके समीक्षा यहाँ करिए ना, आपके जो यहाँ आपकी आपके यहाँ पार्टी विकेंद्रीकरण में नहीं को है, एक सब परिवार सेंट्रलाइज के कब्जे सिस्टम में है। कर लिया है। तो मतलब उस परिवार से निकलने की हिम्मत आप लोग किसी में नहीं है। डिबेट में भी चाटुकारिता प्रियंका गांधी की चलती रहती है। पांडे जरा जो ये बताइए। प्रियंका नहीं गांधी जरा ये पंजाब बताइए। में जाके अगर अच्छा प्रभाकर जी, आपने अभी बोला ना कि करती कांग्रेस है। से सीखा है सब कुछ बीजेपी ने, तो यानी कि गुरु रह गया, चेला उससे आगे निकल गया। जरा एक बात सुनिएगा। हाँ। अभी उन्होंने परिवारवाद की बात किया। अच्छा। पांडे जी बोलिएगा मत, जरा ध्यान से सुन लीजिए। हमको एक प्रश्न का उत्तर दे दिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी को परिवार कहती है कि नहीं कहती है। तो भाई नहीं सुन ले। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी को परिवार कहती है, तो भाई परिवारवाद और पार्टी को परिवार कहना दोनों अलग होता है ना प्रभाकर जी। आप परिवारवाद पर उनसे बात कीजिए। मैं क्लियर कर रहा हूँ। कि उनकी पार्टी तो में कौन-कौन परिवार की अगर परिवार सुन लो भाई, अरे सुनिए भाई, अगर परिवार कहती है, परिवार कहती है तो भाई परिवार में अगर कोख जन परिवार सिर्फ परिवारवाद का प्रमाण होकर हो सकता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, आप जान लीजिए इनके यहाँ अंतर इतने हैं, अंतर इतने हैं कि इनके यहाँ कैसे कैसे पुत्र होते हैं, इनके यहाँ मानस पुत्र होते हैं, धर्म पुत्र होते हैं। अरे सुनो भाई मेरी बात, पांडे जी बीच बोला मत करो भाई, बड़ी बोलती है यहाँ पे। अंतर इतने हैं कि कोख जन परिवार को, अरे भाई सुनिए पांडे जी आप, अरे सुनिए तो, बड़ा प्रखर वक्ता है भाई, आपको नमस्कार करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप जो है
कोखजन्य परिवार को अगर परिवारवाद कहती है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी इसको परिभाषित करे कि परिवार क्या होता है, परिवारवाद क्या है। इनके यहाँ कैसे पुत्र होते हैं? मानस पुत्र है। इनके यहाँ होते हैं धर्म पुत्र, इनके यहाँ होते हैं कर्म पुत्र है, इनके यहाँ सुने, अरे पांडे जी बोलने तो दो भाई। वही बता रहा हूँ। फिर इनके यहाँ होते हैं कर्म पुत्र, इनके यहाँ होते हैं संगठन पुत्र, फिर इनके यहाँ होते हैं पुत्रवत, भातृवत, अनुजवत, मतलब इनके यहाँ उसकी पराकाष्ठा है, आप जान लीजिए उनकी श्रेष्ठता है। लेकिन ये आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर, आरोप लगाएंगे हमारे परिवारवाद की। हाँ, अगर स्वीकार करें कि भाजपा परिवार नहीं है। अच्छा देखिए, सारे मेहमान हंस रहे क्योंकि परिवारवाद की जो भाषा आपने बता दी बहुत अलग बता दी है। रुद्र जी भी मुस्कुरा रहे और अभिषेक जी भी मुस्कुरा रहे। शबनम जी जरा आप बताइए, परिवारवाद की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है भाई? परिभाषित करें। एक कह दे भारतीय जनता पार्टी परिवार नहीं है, जल्दी जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे डिबेट को बढ़ाती हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार नहीं है, बस जवाब सुन लीजिए। परिवार नहीं है, परिवारवाद नहीं है। प्रभाकर जी जवाब सुन लीजिए, जवाब दीजिए शबनम जी। प्रभाकर जी सुन लीजिए, बहुत निश्चिंत से सुन लीजिए, शायद पार्टी के मंथन करने में और सर्जरी करने में काम आए आपके। देखिए, परिवार में माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री सब आते हैं, लेकिन अगर मेरे पास आधुनिक शब्द का ज्ञान नहीं है, वो सुश्रुत वाला ज्ञान है मेरे पास पार्टी के सर्जरी करने में। सुन लीजिए प्रभाकर जी, पहले वो परिभाषित कर दीजिए। आप किस परिवारवाद की बात करती हैं? इसको परिभाषित कर दीजिए। अरे भाई, कोखजन्य पुत्र बढ़िया है ना, मानस पुत्र से, मानस पुत्र से बढ़िया है ना, धर्म पुत्र से बढ़िया है ना, संगठन पुत्र से बढ़िया है ना, कंधे पर हाथ रखे पुत्रवत तो बढ़िया है ना हमारा परिवार, हमारा परिवार। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, लेकिन परिवारवाद की राजनीति को बढ़ाना, और आपने जो पुत्रों का एग्जाम्पल दिया वो बड़े दिलचस्प अंदाज में दिया। स्वीकार करेंगे, बस कौन से पुत्र हैं इनके पास? अरे परिवारवाद पर गई भी भारतीय परिवारवाद पर डिबेट नहीं है भाई, लेकिन आपने जो जवाब जो अभी शबनम जी ने कहा, शबनम जी एक लाइन में जरा इसका उत्तर दे दीजिएगा। एक लाइन में उत्तर। किस परिवारवाद की पोषक है? लेकिन आपका सवाल देखिए, मुझे मैं पहले इसको बता दूं, बड़ा रोचक लगा मुझे। कोख का जन्म परिवारवाद अलग है, धर्म से अलग। आपने पता नहीं कितने गिना दिए, मैं खुद भूल गई हूँ अभी। तो अभी परिवारवाद की राजनीति क्या है? आप लगातार तंज सुनी रहे थे, कैसे हो रहे थे? नहीं, मतलब राजनीति में ये कैसा परिवारवाद होगा? पार्टी का परिवार बनाना अलग होता है और आपके परिवार के चेहरों को आगे बढ़ाना अलग होता है। जैसे मुझे लगता है हर एक मेहमान यहाँ पर सहमत होगा हमारा। शबनम जी जवाब नहीं, अभी शबनम जी आप जवाब दीजिए इस पर। शबनम जी इस पर एक लाइन में जवाब, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। परिवारवाद पर चर्चा ज्यादा है। लोकतंत्र में सुन लीजिए। हाँ बोलिए प्रभाकर जी सुनिए, लोकतंत्र में अगर सत्ता में आपको बैठाया जाता है या किसी पद पे, तो आपकी जवाबदेही जनता के प्रति होना चाहिए, ना कि अपने पुत्र पुत्री माता पिता और भाई बहन के प्रति। अरे परिवारवाद पर डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का जवाब ऐसे गोलमोल होगा। परिवारवाद की असल परिभाषा जनता भूल जाएगी। पार्टी के पुत्रों वाली बात। प्रभाकर जी बस हो गया परिवारवाद। शबनम जी हो गया, क्योंकि भाई देखिए आपकी जो परिवार की परिभाषा है वो जनता भी समझ जाएगी क्या है। शबनम जी खत्म परिवारवाद, खत्म। अब आते ना भारत के प्रधानमंत्री शिवांगी जी कहे कि परिवारवाद समाप्त हो जाएगा। अरे बस तो अब जान लीजिए आप कि परिवारवाद में भाजपा बोले नहीं। अरे प्रधानमंत्री अपने परिवार की माँ का आदर करते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल देश की जनता का प्रधानमंत्री सबका होता है। शबनम जी अगर कोई प्रधानमंत्री पे सवाल खड़े तो वो हर एक को अपने ऊपर पहले से उंगलियां खड़ी कर लेनी चाहिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं है। अभिषेक जी मैं आपके पास देखिए, अब मैं चाहती हूँ जो मेरा ये सवाल होगा उसका सीधा जवाब देंगे, क्योंकि उस बार जब मैं सवाल किया तो बहुत अलग चला गया जवाब। जो बड़े चेहरे दल बदल कर आपके पास आ गए, क्या वो ओबीसी चेहरे थे? इस पर पहले जवाब हाँ या ना थे अभिषेक जी? देखिए नहीं, पहले एक लाइन में थे कि नहीं थे? देखिए सबसे बड़ी चीज कि जनता के मुद्दों पर जो व्यक्ति बात करता है उसे ओबीसी या आप किसी और वर्ग से नहीं। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जनता के मुद्दे प्रगाढ़ होते हैं। क्योंकि देखिए अभिषेक जी मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि इस बार ओबीसी वोट बैंक की बड़ी चर्चा सुनी हम लोगों ने, और बड़े चेहरे से चले गए भारतीय जनता पार्टी से। कौन से ऐसा वर्ग था? शिवांगी जी कौन से ऐसा वर्ग था जिसकी चर्चा नहीं रही? बिल्कुल हुई, लेकिन मैं भी तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं? नहीं देखिए,
आपका तर्क होता है। अभिषेक देखिए, जिन दलों की हार हुई ना उसमें जो बड़े नाम है वो ओबीसी से ही आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी जो है आपके साथ, वो भी, तो ये वो चेहरे हैं जो ओबीसी दल से आते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ बड़े नाम है। मैंने ये कहीं कहा ही नहीं कि बड़े नाम नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सिर्फ जनता के, देखिए जनता के मुद्दों पर जो व्यक्ति बात करता है वही चेहरा होता है। शबनम जी रुकिए, जी आ रही हूँ। अभिषेक जी हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर मैं आगे शबनम जी को भी वक्त दूंगी और रुद्र जी को भी वक्त दूंगी, बहुत कम वक्त है। हाँ या ना, थे कि नहीं थे? देखिए हर व्यक्ति अपने लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। अच्छा, वो क्यों आया आपके पाले में अभिषेक जी? वो क्यों आ गए आपके पाले में? जैसे मैंने भी कहा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास उन्होंने कई बार गुहार लगाई, लेकिन उनकी, जैसा कि अभी प्रभाकर जी ने भी बोला कि कोई सुनने वाला भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तो इस वजह से असंतुष्ट होकर के समाजवादी पार्टी में आए। तो कम से कम हम विपक्ष में, अगर हमें जनादेश भी अगर मिलता है या हमें जनादेश नहीं भी मिलता, अभिषेक जी क्या मांगे नहीं सुनी गई उनकी? उन्होंने बताया होगा आपको, वो तो मीडिया के सामने सबको पता है, उन्होंने क्या कहा, क्या मांगे नहीं सुनी गई? दलित पिछड़ों की बात करते थे वो, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज कि आपको ये देखिए, शिवांगी जी आ रही हूँ मैं, शबनम जी, अरे हमसे प्रश्न हुआ तो हम ही से पूछ लेने दीजिए, या तो आपसे प्रश्न तो आप ही से पूछ ले। बताइए अभिषेक जी, हाँ बताइए, दलितों की बात हुई, पिछड़ों की बात हुई? देखिए मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जो आपको कंफ्यूजन हो उसको दूर कर रही हूँ मैं। आप ही बोल लो पहले। मैं आ रही हूँ शबनम जी। नहीं, आप पहले 19 बुलवा लीजिए। अभिषेक जी आप बोलिए। हाँ, वो थे ना, पिछड़ों के चेहरे थे, पिछड़ों की राजनीति मैं वो करते बोलती थे कि नहीं करते थे? कहते थे हम पिछड़ों का उद्धार करेंगे, कहते थे ना दल बदल में वो चेहरे। देखिए अभिषेक जी, मैं देखिए हर वर्ग की बात होती रही, चाहे देखिए कोई नहीं, अभी पहले इस मुद्दे पे आए, फिर हर वर्ग की बात तुम कर ही रहे, क्योंकि अभी दल बदल के बड़े चेहरों का जिक्र हो रहा है ना, तो इसीलिए मैं सवाल कर रही हूँ। नहीं देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई भी व्यक्ति जिस वर्ग को में है आता है उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मैं अगर ब्राह्मण हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं सर्वप्रथम उसको प्रतिनिधित्व करूंगा, उसके बाद बाकी लोगों को भी साथ में लेकर के चलूंगा, लेकिन उनके मुद्दे क्या प्रगाढ़ है इसको आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि जब नौकरी, नहीं शिवांगी जी, अगर आपने प्रश्न किया तो उसका पूरा उत्तर लीजिए। जब जॉब सेक्टर्स की बात आती है उसमें सभी लोग होते हैं, उसमें ब्राह्मण भी होता है, क्षत्रिय भी होता है, वैश्य भी होता है, शूद्र भी होता है, हर वर्ग आता है उसमें। तो क्या उनके लिए क्या अगर आवाज उठाने की बात कही जा रही तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सुनना नहीं चाहिए था? यूपी SSS की 15 से ज्यादा वैकेंसियां फुलफिल नहीं हो पाई। आपको याद होगा कि दिसंबर 2021 में सदन के पटल पर सिर्फ आर्मी की वैकेंसियां पेंडिंग थी, 1,22,555। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि मुझे पांडे जी बता दें, शबनम पांडे जी बता दें कितनी वैकेंसियां फुलफिल, बताइए शबनम जी, 2,84,373 वैकेंसियां फुलफिल नहीं कर पाए सेंट्रल कोटे से। शबनम जी बताइए, डॉक्टर नर्स टेक्नीशियन की 45,000 वैकेंसियां थी, आंकड़ों के हिसाब से आप बता दीजिए कि कितनी वैकेंसियां हैं। शबनम जी बताइए बात। चुनौती के साथ आपको बोलना, आंकड़ों पे बात कीजिएगा। सपा में गए, ये ठेकेदार बनते थे किसी जाति विशेष के। आपके पास मानिए कि आंकड़े नहीं है, आप आंकड़ों के हिसाब से जवाब दे सकती तो जवाब दीजिए, ये प्रश्न में नहीं तो आप चुपचाप बैठ जाइए शबनम जी, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। सुन लीजिए अभिषेक जी, बात को सुन लीजिए ना, उनका जवाब सुन लीजिए। हाँ बोलिए शबनम जी। जानती है, हाँ बोलिए। जनता अभिषेक जी से ये जानना चाहती हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या हथकड़ी लगा के मंत्री पद पे बैठाया गया था कि वो तोड़ के इस्तीफा नहीं दे पाए? अदिति सिंह जैसे आवाज बुलंद नहीं कर पाए? अदिति सिंह की कौन सी बात करती है? अगर अदिति सिंह काम करती होती तो उनके पिताजी की क्या जनाधार नहीं था, लेकिन वो चाटुकारिता में फंस करके आपके यहाँ पे सत्ता की मलाई चाटने के लिए आ गई थी। चलिए मैं आप दोनों को रुकना चाहूंगी क्योंकि वक्त कम है। आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़िए, आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़िए। अभिषेक जी, शबनम जी, अभिषेक जी रुक जाइए, अभिषेक जी रुक जाइए भाई, वक्त बहुत कम है ना, वक्त कम है। अभिषेक जी रुक जाइए, अभिषेक जी रुक जाइए, अभिषेक जी रुक जाइए, वक्त कम है भाई, हमें अगले मेहमान के पास जाना है। आप दोनों की लड़ाई में कुछ समझ में नहीं आएगा। हो गया फेडर डाउन, मैं फेडर डाउन करवा दूंगी आपका, अब चुप हो जाइए। अब मैं चल रही रुद्र जी के पास क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। आरोप प्रत्यारोप से हर एक दल आगे बढ़ो, अब आगे के चुनाव की तैयारी कीजिए क्योंकि 17 का जनादेश मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को, हर दल को मिल चुका है, उस हिसाब से आकलन कीजिए अपनी अपनी पार्टी का। रुद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आखिरी कमेंट है, इस बार का दल बदल का खेला क्या आगे के चुनावों में काम आ सकता है, और क्या ये जो चेहरों का खेल हुआ क्या ये काम आ सकता है हर एक वर्ग के लिए? अब जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, इस बार जनता ने अपने हाथ में चाबी ले जी, जो हमें अमूमन राजनीतिक दल कर देते थे कि किसी भी दल को आए हुए कहीं भी दे देते थे, इस बार आप देखिए जिस तरीके से माफिया लगातार इस चुनाव से दूर रहे और जो लड़े वो हारे,
इसी तरीके से इस बार जो दल बदलू खास के वो जो लगातार ऐसी जगहों पे रहे जहां पे वो मुखर होकर दूसरे पक्ष की आलोचना करते रहे, लेकिन चुनाव के वक्त किसी ना किसी वजह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, उनको जनता ने हरा दिया है। तो मुझे लगता है ये राजनीतिक दलों को ये कमोवेश ये तो पता ही चल गया है कि इस बार ये कठिन हो जाएगा। चलिए, आप चारों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिबेट में आने के लिए। और देखिए, एक सार्थक बहस कराने की कोशिश हमारी रहती कि किस तरीके से दल बदलुओं का क्या हो रहा है, किस पार्टी के लिए नफा नुकसान वो लेकर आ रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही थी और आगे भी चर्चा जारी रहेंगी अगर इसी तरीके से खेला होता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।